नमस्कार छात्रों, मैं मोहम्मद नवीद सर हिंदी के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक पर आधारित 8वां घटक देखने जा रहे हैं, जो एक पत्र संग्रह है जिसका नाम है सुनो किशोरी। ये एक पत्र संग्रह है जिसकी लेखिका वो रचनाकार है आशा रानी वोहरा। तो चलिए सबसे पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। श्रीमती आशा रानी वोहरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले की तकवाल तहसील स्थित ग्रामीण दुल्हा में हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती हैं। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आप लेख धारावाहिक रूप से छपते रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी के वर्ग को सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेख कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आपकी रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया है। आप अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित है। आपका निधन 2009 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ: भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक पत्रकार आदि। विद्या परिचय: अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा-जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्य कलात्मक को स्पर्श करता है। कई साहित्यकारों और महान राजनीतिकों ने पत्र लिखे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे, जो बहुत ही ज़्यादा पढ़े जाते हैं। पाठ परिचय: लेखिका ने अपने इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरी की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ, अतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांक कर मित्रवत उन्हें उचित, अनुचित, करणीय, अकरणीय का बोध कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को कालबाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। यानी हम इस पाठ में देखने वाले हैं कि पश्चिमी देशों से जो मूल्य हमारे देशों तक पहुंच रहे हैं, वो हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में लेखिका ने इस पत्र में बताया है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। बेशक जहां जिस बात से तुम्हारी असहमति हो, वहां तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। जहां कहीं कुछ रुखती दिखाई देंगी, वहां भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकाली जाएगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन जा संकोच कैसा। मैंने तो अधिकार की बात यूं पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों की
चौड़े फैलाकर। एक माँ अपनी बेटी से कह रही है कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो ऊंचा ऊंचा उड़ना चाहती है। यहाँ पर एक शब्द आया है डैनो। डैनो का शब्द अर्थ है पंख, यानी ऐसी बेटी जो ऊंचे आसमान में अपने पंख फैलाकर उड़ना चाहती है। धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती, केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा ना जाए। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। कहीं ऐसा ना हो जाए कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवंचित स्थल पर गिरकर डैने शत विशत हो जाए। अवंचित यानी ना जाना पहचाना। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। माँ अपनी बेटी से कह रही है कि ऐसा कभी नहीं होगा, उसे हिम्मत दे रही है कि तुम एक समझदार लड़की हो। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है, फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी संस्कृति परंपरा का, तुम्हारे सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। यानी हमें ऐसी परंपराओं को तोड़ना है जो पुरानी हो चुकी है और नए समाज में इनकी कोई जगह नहीं है। एक माँ अपनी बेटी को बता रही है, और अच्छी परंपराओं को हमें हमेशा बाकी रखना है। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम? नहीं तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज लाना और उसे जरूर पढ़ना। क्या कह रही है लेखिका अपनी बेटी को कि जाकर अपने पुस्तकालय से एक पुस्तक खोज कर लाओ जिसमें तुम्हें रूढ़ी और संस्कार का बारे में पता हो। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व को अटूट हिस्सा है। इसलिए बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। यानी किसी भी चीज़ को तुम्हें सबसे पहले पहचानना होगा। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना। यानी पश्चिमी देशों के जो मूल्य हैं वो पूरी की पूरी तरह अपने जीवन में अपनाकर हम जीवित और जीवन अपना प्रसारित नहीं कर सकते, और हमारे भी जो मूल्य है वो इतने टूट चुके हैं कि उन्हें भी हम पूरी तरह से अपने जीवन में नहीं चला सकते। या यूँ भी कह सकते हैं कि अपनी इच्छा परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है। अब परंपरा कैसी है हमारी कि जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी मूल्य है वो मूल्य हम अपनाएं, और जो मूल्य हमारे जीवन के बारे में सही नहीं है उन मूल्यों को छोड़ दिया जाए।
जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। यही अंतर है दोनों में। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चलता है। एक हमारा प्रवाह कैसे हो चुका है कि दूसरों के मूल्यों को हम नदी के तरह अपने अंदर मिलाते जा रहे हैं और अपने अच्छे मूल्यों को बाहर फेंकते जा रहे हैं। इसलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य बहरा कर गिरेंगे ही। बरहरा कर गिरना यानी जोर से गिर पड़ना। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, जो कि तो यहाँ नहीं उगाए जा सकते। अब पश्चिमी देशों के जो मूल्य हैं वो भी हमारे देशों में, हमारी संस्कृति में जो कि तो नहीं लाए जा सकते। उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे, तो जल्दी जड़ जाएंगे। वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। अगर उगाएंगे भी तो हमारे किसी काम में वो मूल्य नहीं आने वाले। मुझे लगता है पत्र का ये अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना, इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए ज़रूरी है, जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों को इच्छा की तरह पहचान सके। यहाँ तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में ये प्रसंग इसलिए कि वे सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही। अब एक माँ अपनी बेटी की सहेली के बारे में बताना शुरू कर रही है। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। नई पीढ़ी जो है वो पुराने मूल्यों को जरूर छोड़ना चाहती है, लेकिन नए मूल्यों के नाम पर पूरे के पूरी तरह पश्चिमी मूल्यों को अपना लेती है। कहें उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है। नए मूल्यों के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है। सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। यह पगडंडी काटने का ही साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। तुम अपनी सहेली रचना को ये समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है। अब एक माँ अपनी बेटी को क्या कह रही है कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन अपने जीवन में या अपने समाज में छोटी सी क्रांति करके दिखाना भी बहुत बड़ा काम है। और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष की पूर्वार्ध में ही है। अभी वो कहाँ पर है? प्रथम वर्ष के अंदर ही है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ज़रूरी हो तो सोच समझ कर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी से उन्हें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, वो अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाए, लेकिन सोच समझकर। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे जाने, जांचे परखे, एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं
प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। जो भी उनका मित्र है, जो उसकी सहेली है रचना, वो अपने मित्र के साथ उसे देखे जाने, परखे और एक दूसरे की राह का रोड़ा ना बनकर प्रेरणा बनकर एक दूसरे का साथ दे। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना लें। यानी एक दूसरे को कुछ वक्त देकर फिर उनकी खूबियां कमियां जानकर फिर एक दूसरे को अपनाएं। उस स्थिति में की गई ये कथित क्रांति ना कठिन होगी ना असफल। मेरी राय में रचना को उसके दोस्त को तब तक धैर्य की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए समय को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही है, कही जा सकती है क्रांति नहीं। यानी जल्दबाजी में अगर तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर, रचना उसकी सहेली अगर पढ़ाई छोड़कर शादी का निर्णय ले लेती है, तो ये जल्दबाजी की एक मूर्खता का निर्णय होगा, अच्छा निर्णय नहीं होगा और इसे क्रांति तो कतई कहा नहीं जा सकता। ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। इतना बड़ा कदम जब तुम उठाने जा रहे हो, रचना के बारे में कहा जा रहा है, तो छोटे से काम के लिए भी जल्दबाजी नहीं की जा सकती। ये तो जिंदगी का अहम फैसला है और जो काम तुम करने जा रहे हो ये तो बहुत बड़ा है। मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफी नहीं। अब अपनी बेटी को लेखिका समझा रही है कि तुम रचना का जो कार्य है उसमें उसकी सहायता नहीं कर रही हो, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ तटस्थ और खामोश बैठे रहना भी सही नहीं है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसके हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसे हस्तक्षेप करना भी। अगर वो तुम्हारी सहेली है तो उसे समझाना भी तुम्हारा काम है। पर रचना को इसके लिए दोष देने वो उसकी भत्सरना करने से भी बात नहीं बनेगी। बिगड़ जरूर सकती है, हो सकता है कथित प्यार के जुनून में उसका उल्टा असर हो और वो तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे। इसलिए संभल कर बात करनी होगी, सूझबूझ से बात संभालनी होगी। दोष अकेली रचना का है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है या उसके उस परिवेश का है जिसमें उससे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए। अब यहाँ पर लेखिका बता रही है अपनी बेटी से कि दोष अकेली रचना का भी नहीं है, दोष उसकी नासमझी का है, उस उम्र का है जिसमें वो नासमझ है। यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक के प्यार में भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। यानी कोई भी किशोरी को पछतावा जब होता है जब उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। इसी अल्लड़ उम्र में अगर वे अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आज़ादी के नाम पर समय को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है।
अगर कोई किशोरी इस तरह से करे कि वो स्वतंत्रता के नाम पर अपने आप को पूरी तरह से आज़ाद समझने लगे तो उसके फिसलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसी ही किसी लड़के के संपर्क में आती है उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है। अकेली पड़ी कोई भी लड़की के लिए इस तरह का होना स्वाभाविक है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझना मुश्किल होगा। उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है तो उसके इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो उससे भी कहो वे अपनी माँ को पत्र लिखे। यानी लेखिका क्या कह रही है, जैसे तुम मुझे अपनी तरफ अपने पत्र लिखती हो उसी तरह रचना को भी कहो कि वो अपनी माँ को पत्र लिखे और अकेली ना पड़े। अपने घर की भाई बहनों की बातें में रुचि ले। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले। यदि उसकी माँ इस योग्य ना हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। अगर माँ से बात नहीं कर सकती तो अपनी बड़ी बहन या भाभी से भी बात की जा सकती है। यह भी संभव ना हो तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। अगर वो किसी ना किसी को अपने हृदय की बात बताएंगी तो वो अच्छी तरह से अकेलेपन से जूझने से लड़ सकती है। नहीं तो तुम तो हो ही। ऐसे समय में वह तुम्हारी बात ना सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसका वर्तमान मनोदशा देकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। ऐसे समय में तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना है, चाहे वो तुम्हें बुरा भला क्यों ना कहे। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। एक शुभचिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें इसे इसीलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। तुम साथ छोड़ दोगी तो वे और टूट जाएंगी। अकेली पड़कर वे उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। यही पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। यानी तुम्हें उसे टूटने नहीं देना है, उसे समझा बुझाकर संभालना है। अगर जरूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो। अगर उचित समझती हो तो वो तुम्हारी सहेली जो है रचना, उसके जो दोस्त है प्रेमी लड़का जो है उससे भी तुम बात कर सकती हो। उसकी मंशा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो या आगाह करा सकती हो। तुम उस लड़के की, प्रेमी लड़के की मंशा भी जान सकती हो। मंशा यानी इच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है मंशा यानी इच्छा। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा या अडिग लगता है तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। अगर तुम्हें लगता है कि लड़का सच में अडिग लगता है और निर्दोष है, निश्चल है, तो उन्हें पूरी पढ़ाई करने तक तुम क्या प्रतीक्षा करने का परामर्श दे सकती हो। पर यहाँ भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी।
रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम ना उठाने का वायदा लेना होगा। रचना को ये भी समझाना होगा कि कोई गलत कदम ना उठाए, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं तो क्या होगा कि दूसरों की आग बुझाने जाऊंगी और खुद ही उस आग में झुलस जाऊंगी। इसलिए मैंने कहा है ये तुम्हारी सूझ समझ की भी परीक्षा है। और एक बात यह मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी। अपनी माँ बेटी को लेखिका समझा रही है कि सलाह सिर्फ इसलिए नहीं दे जा रही कि तुम बेटी हो, अगर तुम बेटा भी होती, पुत्र भी होती तो तुम्हें भी यही सलाह दी जाती। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती है। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में जानकारी दूंगी ना। तुम्हारी माँ, सुनो किशोरी पत्र संग्रह से। इसका स्वाध्याय आपको लिखित रूप में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे लिख लीजिए। धन्यवाद।